हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने परिवार आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए कि आप लोग सब ठीक ठाक हैं। तो इस समय बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा से खतरा है। तो आप लोग अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। तो अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें और पढ़ाई को बरकरार रखें इसी तरीके। तो घर में आप पढ़ाई करते रहें लगातार, मुश्किल नहीं है। नए बच्चे भी और जो हमारे 9th क्लास पास करके 12 मतलब 10th में गए हैं, वो भी दोनों लोग अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। और हो सकता है आपका एग्ज़ाम, हमने जैसे कहा था कि एग्ज़ाम चुनाव के बाद ही होगा। तो चुनाव जहाँ तक ख़त्म हो गए हैं, अब एग्ज़ाम आपका हो सकता है आपका एग्ज़ाम ही का नंबर हो यही जून से, उम्मीद जताई जा रही है। तो जब होगा तब देखा जाएगा। बस ये है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें और मेहनत करते रहें इसी तरीके, मेहनत न छोड़ें। किस लिए कि 1 साल से इतना मेहनत करते आए हैं, अब बीच में छोड़ देंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपको नुकसान ही होगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें और नए बच्चे और पुराने बच्चे जो भी हाई स्कूल पास करने वाले हैं उन सब के लिए है, ठीक है। तो नए बच्चे हमारे जो कि 10th में गए हैं उनके लिए भी हम कुछ आज से खास करने जा रहे हैं। ये आपके लिए पूरा शुरुआत से चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज, मतलब एक एक क्वेश्चन को लेकर आपको पूरा सलूशन मिलेगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम समझते हमारे साथ चलेंगे। तो जैसा कि चलिए अपना टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत की है, अगर हम इधर उधर टॉपिक उठाते हैं तो बच्चे कहते हैं एक से क्यों नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, टॉपिक आपकी पूरी कवर होगी और ऐसा कुछ नहीं कि छुड़वाया जाएगा। तो ये लोग आप ध्यान रखें। और अगर आपको कुछ सीखना है या आपको कुछ देखना चाहते हैं कुछ नया, या तो आप वीडियो को पूरी देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारे जो नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, जो नए लोग आप देखते हैं, तो आप लोग से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आपके अगला टॉपिक्स जो है हमारा। देखिए दिखाई दे रहा होगा कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो कक्षा 10 का है रियल नंबर। हम पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे दोनों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या होते हैं ये पहले हम जान लेते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं कि संख्याओं का मासा, जो संख्याओं का मासा होता है उससे निकालते हैं। ये मासा निकालने की एक विधि है, ठीक है। मासा निकालने के ऐसे विधियां होती हैं, लेकिन ये भी एक विधि है कि मासा हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर उधर ना जाकर अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन फोकस पे आते हैं। तो चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि कैसे हम इसका मासा निकालेंगे। तो चलिए एक एक करके देख ले। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर में है क्या ये। अगर समझ में आ जाए तो आगे वीडियो देखते रहिएगा, अगर पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि सबसे पहले जैसे कि हम लोग किसी चीज़ का मासा निकालते हैं, तो मासा हम लोग कैसे निकालते हैं जैसे कि हमने दे दिया मासा, जैसे हमें 2 और 6 का मासा चाहिए, तो मासा हम लोग कैसे निकालते हैं। एक है इसका भाग विधि मेथड, जो कक्षा 3 या 4 मतलब छोटी क्लासों में होता है और बड़ी क्लासों में भी होता है। तो भाग विधि मेथड तो सब लोग जानते हैं कि भाई 2 का 6 में भाग दीजिए, तो 2 तिहाई 6, ये तो पूरा यहीं पे कट गया, ठीक है। अब जैसे कि कोई बड़ी संख्या लिखा होता कि 2 7 9, इनका मासा बताइए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अभाज्य संख्याओं का मासा निकालना बहुत सिंपल होता है। अभाज्य संख्याओं का मासा निकालना हमने बताया भी था कि अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो हमेशा, कब, हमेशा अभाज्य संख्याओं का जो प्राइम नंबर होते हैं उनके मासा हमेशा एक ही होता है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक ही होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें और अच्छे से। तो चलिए देखते हैं इसको, विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग प्रमेयिका।
तो देखिए दोस्त, इसमें ये सबसे जरूरी बात ये है कि जैसे हम किसी संख्या में जब भाग देते हैं, ठीक है, जब भाग देते हैं तो कैसे भाग देते हैं, ये भी इसी प्रकार। अगर ये चीज समझ में आ गया तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे हम किसी संख्या से किसी संख्या में जैसे दिया 2 दूना 4, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है कि 5 बराबर ये क्या होता है 2 × 2 + 1, ऐसा लिखना, ये तरीका होता है लिखने का। तो ये लिखने का तरीका होता है भाई। तो हम इनको जान लेते हैं कि आखिर है क्या क्या चीज। तो चलिए हम इनको भी जान लेते हैं भाई कि यहाँ पे इसको तो बोलते हैं भाज्य, इससे बोलते हैं भाज्य। यह हम लिख भी सकते हैं कि a बराबर BQ + R। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है भाई, हमारा ये हमारा भाज्य है, ठीक है, ये हमारा भाज्य है। और जब ये भाज्य है तो b क्या है, b क्या है, भाजक है, भाजक, इसे बोलते हैं भाजक। और q क्या है, q है भागफल, ठीक। इसी तरह r क्या है, तो r है शेषफल, ठीक है। आपको समझ में आया होगा इतनी बात, तो समझते चलेंगे एक एक बात को, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, हाँ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं तो समझते जाइएगा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, और इसको बोलते हैं डिवीजर, डिवाइजर, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कोसेंट, कोसेंट। और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, ये सब समझ लिया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हमारा यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा जो मतलब इनको गुणा करने पे +1, मतलब भाग चेक करने का तरीका है ये कि इनको गुणा करने पर जो शेषफल बचता है इनको जोड़ दिया जाए। अगर बीच वाली संख्या आ गई तो समझ लीजिए हमारा भाग सही है। ये नियम हर जगह लागू करता है, हर जगह काम करता है, चाहे वो अलजेब्रा में हो चाहे जहाँ पे, ये नियम हर जगह लागू होता है, हर जगह ये नियम अप्लाई होता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह समझिए, इनको गुणा करने पर इसका मतलब क्या है कि भाजक और भागफल और प्लस शेषफल अगर ये भाज्य के बराबर आ गई तो समझ लीजिए कि हमारा भाग सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझेंगे। तो चलिए, तो इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, यही है आपका BQ + R, यही है आपका विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग। क्या है भाई कि यहाँ पे ये तो सब हम जान लिए हैं। तो यहाँ पे जो a का मान होगा वो b से छोटा होगा, मतलब जो a का मान होगा वो b से बड़ा होगा, ठीक है। जो a का मान होगा वो b से हमेशा बड़ा होगा, यानी अर्थात ये मान इससे छोटा होगा, ये मान इससे हमेशा बड़ा होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये मान a हमेशा बड़ा होगा b से। और हाँ, एक बात और याद रखेंगे हमेशा कि जो ये वाला b है, b बड़ा होगा हमेशा r से, b बड़ा होगा हमेशा r से। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भाजक है, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होता कभी। अर्थात इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये कंडीशंस। तो चलिए, ये बात समझ लिए होंगे और नोट भी करते जाइएगा जो बच्चे देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात समझ चुके हैं और ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, चलिए देखिए। तो लिख लीजिएगा a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R। तो BQ + R यहाँ पे क्या है, सब लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे क्या है,
बस इसकी कंडीशंस ये है कि a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, a और b क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, कोई धन पूर्णांक है। तो यहाँ पे a बड़ा है b से, और यहाँ जो कंडीशंस होगी वो ये होगी, सॉरी ठीक है, जो कंडीशंस होगी वो यहाँ पे ये होगी, ठीक है, कि r से b का मान हमेशा बड़ा होगा और 0 से r का मान बड़ा या बराबर हो सकता है। 0 से r का मान बड़ा होता है और यह तो बराबर होगा उसके, और r का मान b से हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। इस बात को अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो समझ लीजिए कि ये विभाजन एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे लेते हैं, कोई भी छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एकदम छोटा सा, ठीक है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे चलो हम ले लिया 2 और 12, 2 और 15 ले लिया, ठीक है, 2 और 15। तो पहले स्टेप में दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी ना उसको हम a मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको हम b मानेंगे। एक बात ये हमेशा याद रखेंगे कि जो बड़ी संख्या होगी उसको हम a मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको हम b मानेंगे। तो इसी सूत्र में रखते चले जाइए भाई, कोई दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर यहाँ पे हो जाएगा, a हमने क्या माना है वहां पे 15, अब बराबर 2 गुणे q का मान, q का मान तो हमें निकालना पड़ता है ना कि 15 के नजदीक जाने के हमें किस संख्या से गुणा कराना चाहिए। 15 के नजदीक जाने के लिए भाग का तो यही नियम होता है ना कि हम कितने छोटे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं तो कितने का पहाड़ा पढ़े किसके नजदीक आ जाए। भाग का नियम ही यही होता है कि जो भाजक होता है वो भाज्य के नजदीक जाए और उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा छोटा ही होना चाहिए। तो हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना चाहिए कि हमें 15 के नजदीक मिल जाए, 15 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 सते 14 होता है, तो ये आप लोग दिखाई दे रहा होगा 2 सते 14 हो जाएगा। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब एक शेषफल बचेगा। अब जब एक शेषफल बचेगा तो फिर से दोस्त यही को हम कहाँ ले जाते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे 2 ये यहाँ चला जाएगा और ये इसकी जगह ले लेगा, फिर से 1 में भाग देंगे, तो 1 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा भाई 2 में, तो 2 बार जाएगा, रिमाइंडर 0। तो ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो यहाँ वाली संख्या आती है, जो यहाँ पे नंबर आते हैं वो क्या होगा, हमारा आंसर, जो यहाँ पे होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक सवाल ऐसे ही लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक सवाल और ले लेते हैं। 420 और दिया है 130, 420 और 130, तो ये दिया है 420 और 130 दिया है। तो कैसे करेंगे भाई, इसमें बड़ा कौन है, ये a है और ये b है, तो फिर उसी सब सूत्र में रख दीजिए। तो यहाँ पे 420 बराबर 130, अब 130 को कितनी बार गुना कराया जाए कि 420 के नजदीक आ जाए, 420 से कम ना हो, उसके नजदीक ही रहे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 13 तिया 39, 13 चौको 52, 52 यार 520 मतलब 52 ज्यादा हो जा रहा, 13 तिया 39 यही हो जाएगा, 13 तिया 39, तो 13 तिया 39 390 हुआ। अब 390 में कितना जा रहा है, मतलब 30 बच रहा है, इसके पास 30 बच रहा है। फिर वही बात, ये यहाँ चला जाएगा 130 और इसकी जगह कौन लेगा, 30 इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। 30 ये यहाँ चला जाएगा और 30 इसकी जगह, बार बार यही प्रक्रिया हो रही है, आप लोग अच्छी तरह समझिए। तो यहाँ पे ऐसे हो गया। तो अब 30 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, या 30 को, अगर बच्चों आपको 30 को पहाड़ा नहीं आता है
कोई बात नहीं, आपको 30 का पड़ा तो आप गुणा भी करा सकते हैं ना, एक बार दो बार चेक भी करा सकते हैं ना, ऐसे आप बगल में गुणा करा लिया करिए। तो यहाँ पे 30 तिहाई 90, तो यहाँ 30 तिहाई 90 हो जाएगा। अब 90 ये कितना ज्यादा है 90 से, मतलब ये 40 ज्यादा है। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, अरे हाँ 30 तिहाई 90, 30 चौको 120, 4 बार भी तो जाता है, तो 120 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। देखिए फिर वही बात, अब ये संख्या कहाँ उठ के चली जाएगी, 30 यहाँ आएगी और ये इसका स्थान ले लेगा, तो 10 यहाँ आ जाएगा। अब देखो 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 30 आ जाए, मतलब 3 बार। अब प्लस कितना रिमाइंडर बचा, 0 बचा कि नहीं बचा। अब 0 बच जाए, हमने कहा था कि जब 0 बच जाए तो वहीं पे स्टॉप कर दीजिए और देख लीजिए कि यही वाला हमारा क्या होता है, आंसर होता है, यही वाला हमारा आंसर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखें हमेशा। ठीक है, आई होप कि आप सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट का 1.1 का पहला सवाल लेते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप सबके समझ में आ गया होगा। तो अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कहता है, ये हम चलते हैं, देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल है कि कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एचसीएफ देख लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एचसीएफ, इसे ही एचसीएफ हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरह से जान लीजिए, और इसी को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इसमें बड़ा कौन है भाई, ये ए है, और फिर ये इसको हम कह देंगे सर जी बी है। तो ये है बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लगा दीजिए। तो ए का मान कहाँ रखेंगे, 225, अब बराबर क्या है 135। अब 135 को दोस्त आप कितनी बार गुणा कराएं कि यहाँ पे 225 के नजदीक ही रहे, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो उसके नजदीक ही रहे। तो यहाँ हमारे समझ में आकर अगर 2 बार ले जाते हैं ना, तो ये 270 आता है, और 270 225 से ज्यादा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाग का तो यही नियम है कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 बार ले जाएंगे और प्लस 135, अगर 135 1 बार जाएगा तो इसके पास शेषफल कितना, अच्छा रिमाइंडर कितना बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये यहाँ चला जाएगा, तो 135 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे ये इसकी जगह उठ के चला जाएगा, तो 90। फिर हम सोचेंगे कि 90 में यार किससे पहाड़ा पड़ेगा 135 के नजदीक, तो हमको अच्छी तरह समझ में आता है कि 90 दुनाई 180 होता है, और 180 135 से ज्यादा है, इसलिए 2 बार तो नहीं जा सकता, इसलिए 1 ही बार जाएगा। फिर हम लिख दे 1 बार। अब 90 इसमें से घटा लीजिए, कितना बचता है भाई, 45 बचता है। 190 135 में से 90 जाएगा तो 45 बचेगा। फिर ये इसकी जगह लेगा, तो 90 बराबर 45, और 45 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 90 से ज्यादा ना जाए, भले 90 आ जाए लेकिन 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 45 दूना 90 होता ही है। ठीक है, अब प्लस 0 शेषफल बचेगा, शेषफल कुछ नहीं बचा ना, सब तो कट गया, 45 दूना 90, तो 90 शेषफल बचा। अर्थात मैंने कहा था कि जब शेषफल 0 बच जाए तब इसको स्टॉप कर देना, मतलब तुम्हारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 45 होगा ना, ये जो 45 होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको, आया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 45 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो पूरा सवाल लगा सकते हैं अपने से भी, हमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं फिर उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। मेहनत करेंगे तो सब कुछ आएगा। चलिए इसमें देखिए बड़ी संख्या क्या है, बी, ए, यहाँ पे ये मान लीजिए ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3820 बराबर 196 भाग देंगे। 38,220 है और 196 से हमको भाग देना है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझिए कि यहाँ पे कैसे मैटर चल रहा है। बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, बस आपको गुणा करा के चेक कराना पड़ेगा कितनी बार जाएगा यार ये। तो यहाँ पे आप साइड में 196 का भाग देके 38,220 में आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आप चेक कर लीजिए कि कैसे होगा। तो यहाँ पे
मैं इसका यूनिट डिजिट चेक कर लेता हूँ, ये 195 बार जाएगा शायद। ठीक है, यूनिट डिजिट देखो 5 6 30 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और देख लेते हैं, 9 9 कैंसिल हो गया, 6 5 11 2 14 यानी 5 आ रहा है। और यहाँ पे 8 2 10 2 12 3 15 यूनिट डिजिट इधर 6 आ रहा है और इधर 8 3 11 4 15 6, इधर भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा, मतलब सॉरी दोनों तरफ 6 6 आ रहा है। तो इसका मतलब 9 का जो नियम है यहाँ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो 195 बार जाएगा, यहाँ से शेषफल क्या आ जाएगा 0। 195 बार में पूरा कट जा रहा है। आप गुणा करा के चेक करा लीजिएगा, कैसे गुणा कराना है आपको, 196 से 195 में गुणा करा दीजिएगा, गुणा करा के चेक करा दीजिएगा, आपको अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ हमारा यही क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल लेते हैं भाई। तीसरा सवाल क्या है, 867 और 225। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो 225 से 225 ही है ना, 255 है यार, गलत लिख दिया था, 255 है, 255। ठीक है, तो 255 से हम भाग देंगे, तो यहां लिख लीजिए 867 255 गुणे कितनी बार ले जाएं इसको, कितनी बार। तो देखिए यहां से हमको पूरा नहीं चेक करने की जरूरत है, आप सीधे से 55 है, 55 को हटा दीजिए, यहाँ से आप इसको मान लीजिए 250 और इसको मान लीजिए 850। 250 का पहाड़ा आप ऐसे 250 500 500 750, 3 बार ज़्यादा जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 3 बार ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, 3 बार ज़्यादा नहीं जाएगा। और शेषफल क्या आएगा, ये बड़ी दिक्कत की बात है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस इसमें आप गुणा करा लीजिए कि 3 पचे कितना होता है, 15 होता है, और हासिल 1 बचा, 3 पचे 15 1 16, फिर 3 गुनाई 6 6 1 7 765 घटा दीजिए, 868 में से 765 घटा दीजिए, 67 65 घटेगा, 2 बचेगा, सीधा सीधा 100 का अंतर है 102। ठीक, 102 बचेगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा, 255 बराबर 102 इंटू कितने से गुणा कराएं भाई, इसको कितने से गुणा कराएं, तो आप लोग बताइए कितने से गुणा कराएं। तो 102 इंटू तो 202, 3 बार ले जाएंगे 300 हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, तो 2 बार ले जाएं, तो 2 बार में कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा, और 204 आ जाएगा मतलब ये क्या बचेगा, 51 बच जाएगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे चले आइए, 102 बराबर 51, 51 दूना कितना होता है, 102 होता है क्या, होता है, बराबर 0 प्लस 0। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, 51 दूना में कट गया, तो ये हमारा ये क्या 51 क्या है, यही हमारा आंसर है। मैंने कहा था ना जब 0 आ जाए रुक जाना, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, 51 ही हमारा आंसर है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, ये बढ़िया सा प्यारा प्यारा जो क्वेश्चन है ये सबको समझ में आएगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को इस तरह पूरा देखें तभी समझ में आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, हाँ कोई बात भी नहीं है। तो कोई भी चाहे जितना बड़ा से बड़ा ले लीजिए, सबका आंसर यही आने वाला
है अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए इसको भी सफा कर दिया जाए। अब सवाल नंबर दूसरे पे चले जाए। क्या है भाई सवाल नंबर दूसरा? चलिए अगला सवाल क्या कहता है, देखना पड़ेगा। चलिए दोस्त देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ है, क्या कहा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है। तो हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कि इतने का रूप होता है। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से, जब मैंने लिखा था तो आपको एक बात बताई थी कि a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R। तो ये जो a बराबर BQ+R लिखा है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जहां a और b कोई धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक है, ठीक है, a और b कोई धन पूर्णांक होता है इसमें। तो यहाँ पे कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम धन पूर्णांक, ये विषम धन पूर्णांक की बात कर रहा है। हमने बताया था आपको कि विषम धन पूर्णांक की बात करेगा तो आप 1, 3 यानी विषम संख्याएं लीजिएगा। अगर सम धन पूर्णांक की बात करेगा तो आप सम संख्याएं लीजिएगा। अगर कह दिएगा कि कोई भी धन पूर्णांक चलेगा तो आप कोई भी धन पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आगे देखते हैं कि आगे क्या हो जाएगा। कहा है कि इतने बराबर इतना, जहां ए बी कोई पूर्णांक है, तो ए बी कोई धन पूर्णांक है, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या दिया गया, इसी फार्मूले हमको पुटअप करना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कहा है कि 6q+1, तो इसको पहले तुलना करा दीजिए कि मान लीजिए a बराबर है, ठीक है, तो यहाँ भी a बराबर हो जाएगा BQ+1 BQ+R। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि यहाँ पे b का मान क्या है। अगर तुलना कराएं तो देखा जाए तो यहाँ पे b का मान हमें 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था कि जो b का मान है वो r से हमेशा बड़ा होता है। तो b का मान अगर इतना है तो r का मान क्या हो सकता है। अगर b का मान 6 है तो r का मान दोस्त 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक इतना कुछ r का मान हो सकता है। ये सब रिमाइंडर मतलब शेषफल जो इतना कुछ बच सकता है, मतलब इतना कुछ r का मान हो सकता है। 6 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि b और r का मान कभी समान नहीं होता है। b और r का मान कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। अगर इक्वल हो जाएगा तो शेषफल का मतलब ही क्या रह जाएगा, ठीक है। तो b और r एक दूसरे के समान कभी नहीं हो सकता या बराबर कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए 6 से हमेशा ये वैल्यू हमेशा कम ही रहेगी। तो इन सब वैल्यूओं को हम किस में भरेंगे, आइए देखते हैं कि इसमें भरेंगे किस समीकरण में, इस वाले समीकरण में इन सब वैल्यू को पुटअप करके देखेंगे कि क्या इनके जो धन पूर्णांक आ रहे हैं वो विषम ही हैं कि सारे मिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं एक एक करके। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से, यही है दोस्त मेन मुद्दा आपका यही है। अगर इसको पकड़ लिया तो जानिए सब सवाल आ गए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे a बराबर यहाँ 6 आई है, q आई है, r का मान आप पहले 0 रख दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 6q आ जाएगा। फिर a बराबर 6q प्लस r का मान 1 रख दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 6q+1 आ जाएगा। तो a बराबर 6q, r का मान आपकी 2 रख दीजिए तो ये आ जाएगा 6q+2 आ जाएगा। फिर r का मान a बराबर 6q+3 रख दीजिए तो 6q+3 आ जाएगा। फिर a बराबर 6q+4 रख दीजिए तो a बराबर 6q+4 आ जाएगा। a बराबर 6q+5 रख दीजिए तो a बराबर 6q+5 आ जाएगा। ये सारा कुछ आ गया, ठीक है दोस्त, आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इसमें से कौन विषम है कौन सम है, इनका रूप होता है कि नहीं होता है। तो चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए जिसका भी शेषफल
विषम है, इसका मतलब वो विषम रूप होगा, और शेषफल सम है तो वो सम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, देखिए 6q, इसमें क्या है 0। अब 6q जो है दोस्त वो 2 से विभाजित है। क्यों, कैसे, जो b का मान है यहाँ पे 6 है, अब 6 जो है 2 से विभाजित है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। लिख दीजिएगा रीजन, रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि यह 2 से विभाजित है, क्योंकि यह 2 से विभाजित है। ठीक है, इसमें आप रीजन लिखेंगे क्योंकि यह 2 से विभाजित है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। चलिए मैं इसमें कट लगा दे रहा हूं कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पे मैं कट लगा दे रहा हूं, ये तो नहीं हो सकता। इसको देख लेते हैं, क्या ये हो सकता है, तो यार ये तो हो सकता है। आप कहेंगे सर इसमें भी 6 है, लेकिन 6 है तो, लेकिन यहां साथ में एक शेषफल भी है, इसलिए ये 2 से कभी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अगर ये 2 से विभाजित नहीं है, और जो 2 से विभाजित नहीं होता वही क्या होता है, विषम संख्या, इसलिए ये विषम का रूप हो सकता है, ये धन पूर्णांक। ठीक है, और यहाँ पे इसको लगा दीजिए टिक, ये हो सकता है इसका रूप। आगे देखते हैं, ये नहीं हो सकता दोस्त, क्यों नहीं हो सकता, बताते हैं क्यों नहीं हो सकता। देखिए ये 2 से विभाजित है, कैसे विभाजित है मैं दिखा दे रहा हूं। 2 को कॉमन ले लीजिए आप, तो ये बचेगा 3q + 1, इतना बचेगा। देखिए 2 से विभाजित हो गया कि नहीं, तुरंत 2 से कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कट गया ना, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने आपको दिखा दिया है क्यों नहीं हो सकता कारण सहित, तो ये भी नहीं हो सकता। चलिए इसको देख लिया जाए, क्या ये है, क्या ये है, बोल देना, ये भी नहीं है, क्यों नहीं है, चलिए ये है, सॉरी, ठीक, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। 3 कॉमन ले लेंगे, लेकिन 3 कभी 2 से कटेगा ही नहीं, इसलिए ये भी है। यहां पे देख लीजिए, क्या ये है, हाँ ये है, ये विषम संख्या का, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से 2 से हम कॉमन ले सकते हैं, फिर उस तरह 2 का कॉमन लेके 2 से काट देंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखिए, क्या ये है, तो मैंने कहा था ना कि आप केवल, आप छोटी सी बात है, केवल आप किसको देखें, शेषफल को देखें। अगर विषम है तो विषम का रूप हो सकता है, सम है तो सम का रूप हो सकता है, बस इस तरह सब चलते जाएंगे। अगला सवाल बिल्कुल इस तरीके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है, तो अर्थात हम इसमें लिख सकेंगे कि जो 6q + 1, अतः यहाँ लिख सकेंगे, अतः 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 का रूप कोई भी विषम धन पूर्णांक का रूप हो सकता है, हो सकता है। यह हमने सिद्ध करके दिखा दिया, प्रूफ करके। ऐसे आपको करना है, सेम टू सेम ठोस नंबर मिलेंगे एकदम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यार क्या लिखें, इसको लिखने में थोड़ा सा समय जाएगा, तो तीसरा सवाल मैं ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ, तो बुक्स है तो मैं ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ। तीसरा सवाल कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी को 32 वाले एक आर्मी के बैठ के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी, आपसे पूछा गया। कुछ मत करिए, आप उसी तरीके से इसका मासा निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका मासा से 616 है एक संख्या, और एक संख्या 32 है, तो 616 लिख लीजिए, और यहाँ पे 32 कितने से गुणा कराएं भाई, कितने से गुणा कराएं, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि 320 कितने से गुणा कराया जाए इसको।
18 दूना 36, 18 तरीका 54, 3 57, 19 दूना 38 के 8, 19 तरीक 57, 3 60, मिल गया। 19 से 608 घटा दीजिए, 16 में से 8 गया 8, 8 ही मिलेगा यार शेषफल। तो ये संख्या कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, सॉरी 32 यहाँ चली जाएगी, और ये संख्या यहाँ पे, तो 8 चौके 32, 0 आ गया, 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, इसका सबसे जरूरी चीज हम लिख लेते हैं पहले। चलिए अगला सवाल हमारा ये है कि हमको इसमें दिया गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतने का रूप होता है। तो चलिए यहां से हमको देखिए, सबसे पहले ये बात जरूरी है कि 3m+1, यहां से हमको b का मान तो पता चल गया। ठीक है, m कोई पूर्णांक है, तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, x कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, तो यह 3q+1 का रूप हो सकता है, रूप हो सकता है। ठीक है, माना कोई x धन पूर्णांक है, तो यह 3q+1, अरे भाई q तो वही होता है, वही वाला फार्मूला bq+r वाला, इतना जल्दी भूल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर भाई यहाँ 3 है, तो r का मान क्या हो जाएगा 0 1 2, 3 नहीं हो सकता, 0 1 2, अगर b बराबर 3 है तो r का मान 0 1 2। तो चलिए इसी फार्मूला में हम रखते जाते हैं, क्या x बराबर क्या है, सबसे पहले 3q, तो यहाँ पे ये क्या है, x कोई धन पूर्णांक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों, बोथ आर साइड स्क्वायर, बोथ आर साइड स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग, x स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर 3 त्रिका 9 q स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि 3q, चलिए हमको बनाना है, किसका रूप बनाना है, हमको 3m का रूप बनाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 3m या 3m1 प्लस का रूप बनाना है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, x स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3m, x स्क्वायर बराबर 3m। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जहां 3m क्या है, 3q स्क्वायर बराबर m, 3q स्क्वायर बराबर m, तो m रख देंगे। तो ये देखिए एक ये हो गया इसका रूप, ठीक, ये एक हो गया विषम धन पूर्णांक के बराबर, सॉरी धन पूर्णांक के बराबर, जो माना था हमने x कोई धन पूर्णांक है, इसके बराबर 3m का रूप हो गया। तो ये हो गया भाई। अब दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि x बराबर
3q प्लस 1 इतने का रूप। तो फिर दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर पुनः दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर फिर से दोनों पक्षों को वर्ग करा दीजिए। तो फिर से दोनों पक्षों को वर्ग कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से। तो एक्स स्क्वायर और 3q प्लस 1 का स्क्वायर करा दीजिए। तो आप देख लीजिए इसका जो फार्मूला होता है दोस्त, फार्मूला आप लोग सबने सीखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, a है और ये पूरा b है। फार्मूले में रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 3q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 3q इंटू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3q का स्क्वायर मतलब 3 9 स्क्वायर और प्लस 6 दुनाई मतलब 3 दुनाई 6q प्लस 1। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, 3 त्रिक का 9q स्क्वायर और प्लस 3 दुनाई 6q प्लस 1। तो यहाँ लिख दीजिए 3m प्लस 1। तो यहाँ लिख दीजिए फिर जहां क्या, जहां 3 स्क्वायर प्लस 1 बराबर m के। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस m बराबर m के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये m के बराबर हो जाएगा। तो ये और ये एक्स स्क्वायर, तो देख लीजिए अच्छी तरह से, ये इसका रूप और ये दोनों इतने का रूप होता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह बना दिया है। अब क्या है कि अगले सवाल में घन करना है सबका, कुछ नहीं करना है, सब कुछ यही रहेगा, मैटर पूरा यही रहेगा। केवल दिक्कत इसमें कि मैं जहाँ पे स्क्वायर कर रहा था दोनों पक्षों का, आपको घन करना है मतलब क्यूब करना होगा। इसको भी मैं दिखा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन, वर्ग नहीं घन, ठीक है, घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि यहाँ हमने मान रखा है, क्या माना x कोई धन पूर्णांक है तो 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 का रूप हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए, माना तो है, अब लिख लीजिए x बराबर 3q, x बराबर 3q। इस दोनों पक्षों का फिर वर्ग करा दीजिए, सॉरी घन, बोथ आर साइड क्यूब। ठीक है, दोनों पक्षों को घन करने पर तो घन करा दीजिए, एक्स क्यूब बराबर 3q, इसका भी घन करा दीजिए। अब घन कराने में हमको क्या प्राप्त होता है, 3 का स्क्वायर। देखो 3 का क्यूब मतलब, क्यूब का क्या मतलब क्या होता है कि जितने घात लग रहे उतनी बार उसका गुणा, उतना गुना, जितनी घात लगे उतनी बार उसको गुणा बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं 3 3 3, 3 का 3 बार, और यहाँ पे क्यूब 3 बार। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूं कि 3 त्रिक का 9 क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब बराबर 3, यहाँ पे m लिख सकता हूं मैं। ठीक है, 3, अच्छा मुझे 9 चाहिए था, वहां से मुझे 9 चाहिए, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ 9 रहेगा तो 9m, और यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ 3q बराबर m, 3q बराबर m हो जाएगा। तो हमारा एक तो ये आ गया। ठीक है,
अगला देखते हैं भाई। अगला क्या है, कहता है कि x बराबर क्या लेना है, 3 क्यूब प्लस 1 लेना है। फिर दोनों पक्षों का क्यूब करा दो भैया, तो दोनों पक्षों का क्यूब करा दीजिए। तो यहाँ पे क्यूब करा देते हैं। 3 का क्यूब क्या होगा भाई, 27 क्यूब। तो फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस बी ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते जाइएगा बराबर 27 क्यूब प्लस 1 को सबसे नीचे ढकेल दीजिए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब इसमें समय देखिए सब में 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस का 1। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 9m प्लस 1। फिर लिख दीजिएगा कि जहाँ m बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q ये है। ठीक है दोस्त, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, समझते जाइएगा। मैंने कुछ किया नहीं है, बस मैंने क्यूब करा दिया है बस, और इसमें कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर अगले थर्ड स्टेप में देख लीजिए। थर्ड स्टेप हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फिर से लीजिए x बराबर 3q प्लस 2। तो फिर से दोनों पक्षों का क्यूब करा दीजिए। तो भाई लीजिए दोनों पक्षों का क्यूब, x क्यूब बराबर 3q, देखिए 3 क्यूब और 2 का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में 3q प्लस 2। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 दिन का 9 दूना 18, 18 त्रिक का 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 दूना 18, 18 दूनाई 54 क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 18 त्रिक का 54, 3 त्रिक का 9 दूना 18 दूना 36 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8 सबसे लास्ट में कर दीजिए, क्योंकि हमको यहाँ पे 8 लास्ट में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेना है हमको, 9 कॉमन लेना है। तो 9 सब में से कॉमन ले लीजिए, देखिए सब में से 9 निकाल लीजिए। 9 त्रिक 27, 9 छक्के 54, 9 चौक 36 प्लस 8। यहाँ लिख लीजिएगा 9m प्लस 8x क्यूब बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक आंसर और हमने दिखा दिया इसको सिद्ध करके। और फिर यहाँ लिख लीजिएगा सबसे उसी तरह, ठीक है, लिख लीजिएगा m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको सबको समझ में आया होगा ये क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। अच्छी तरह से कुछ किया नहीं है, बस आपको इन जो पूर्णांक हैं इनको क्यूब करना है, घन का करना है। ये घन है ना, मतलब क्यूब करना है। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हमारे जो नए हमसे जुड़े हैं चैनल से, तो वो सब सब्सक्राइब कर दें। आप सबका सहयोग रहेगा तभी किसी का कल्याण या आपका भी कल्याण हो पाएगा। हम सब क्या हैं कि हम सब मदद के एक पहलू हैं, कि हम सब मदद के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पे देख रहे हैं, आपको समझ में आया होगा, ये पहला चैप्टर कहाँ है, एक ही वीडियो हमने खत्म करवा दिया। अगला चैप्टर जो 1.2 होगा, 1.2 बहुत जल्दी लेके हाजिर होंगे और एक एक सवाल का हम अर्थ निकालते हुए चलेंगे। अब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरह बने रहें और हाँ भूलिएगा मत, और विज्ञान के लिए हम आपको जल्द ही अच्छा सेशन लेके आ रहा है, उसमें अच्छा टॉपिक विज्ञान के लिए। अगर आपको कोई मतलब आपकी कोई चॉइस है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि हमको कौन चैप्टर क्या किस चीज़ का वीडियो। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो आई होप कि आप सब पढ़ाई को अपनी स्ट्रांग रखिए, और मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद।